हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपकी 30 में से 30 की तैयारी यहाँ कराई जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपनी तैयारी को स्वयं परखें, अपना मूल्यांकन स्वयं करें, जिससे कि आपको पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी अभी बाकी है। उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। तदीय समाज की स्थापना किसने की? तदीय समाज की 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर केशव चंद्र सेन। तो तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। इनको भी नोट कर लीजिएगा। हर प्रश्न में आपके 2 से 3 नंबर हो जाते हैं, तो आप हर प्रश्न से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी और भी तैयारी हो जाती है। इसलिए आप अपने नोट्स जरूर बनाते चलें साथ ही साथ। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है, तो ये देख लीजिएगा। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय और आर्य समाज के दयानंद सरस्वती ने, तदीय समाज की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नई पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है? इलाहाबाद, लखनऊ, कोलकाता या दिल्ली। नई पत्रिका का संपादन ये इलाहाबाद से आरंभ हुआ है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका प्रकाशन 1954 में हुआ है। इसके संपादक डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त हैं। ये सब लिख लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जगदीश चंद्र गुप्त ये इसके संपादक हैं। और नई पत्रिका ये नाम अज्ञेय जी ने दिया है। तो आप समझ गए होंगे कि नई पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ है 1954 में, और इसका संपादक किया है डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने। और ये नई पत्रिका जो नाम है ये अज्ञेय जी ने दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? मधुलिका ये किस कहानी की पात्र हैं? आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा या पुरस्कार। तो ये मधुलिका ये पुरस्कार कहानी की पात्र हैं। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी की ये पात्र है मधुलिका। बाकी इनकी और कहानियां छाया, ममता, चूड़ी वाली, ये इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। इनको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखना ना भूलें और इसको जरूर नोट कर लें। अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1943, 1938, 1941 या 1954। तो प्रथम तार सप्तक, आपको बता दें कि तार सप्तक का संपादन किया है सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने इसका प्रकाशन किया है। और प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है 1943 में। यह आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ है। द्वितीय तार सप्तक का 1951 में हुआ है, ठीक 7 साल बाद। और तृतीय तार सप्तक का इसके 4 साल बाद, यानी कि 1959 में। तो ये देख लीजिएगा, तीनों तार सप्तक के पहला 1943, उसके 7 साल बाद 1951, फिर उसके 7 साल बाद 1959। और ये अज्ञेय जी ने किया है, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, देखते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त। तो ये पंक्तियां ये आपकी मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको राष्ट्रकवि के नाम से जानते हैं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। और इनको दद्दा के नाम से जाना जाता है। हिंदी जगत में इनको दद्दा के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद कौन सा है? 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद, दोहा, सोरठा, रोला या फिर चौपाई। तो आपको बताते चलते हैं। दोहा में
पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और ठीक इसका विपरीत होता है सोरठा का, यानी कि पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। और ये रोलय में 24 मात्राएं होती हैं। तो ये समझ गए होंगे आप। और पूछ रहा है प्रश्न एक चरण में 16 मात्रा वाला, ये चौपाई छंद है आपका, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपको दोहा समझ में आ गया होगा, पहले तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11। सोरठा में पहले तीसरे में 11 और दूसरे चौथे में 13 और रोला में 24 होती हैं। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 18, 22, 19 या फिर 17। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। तो ये नोट कर लीजिएगा, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 14 सितंबर 1949 को। और ये राजभाषा का प्रावधान संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में दिया गया है। ये देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा सब कुछ। तो ये आपके सामने पूरा विवरण देख लीजिएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में भाषा का पूरा विवरण दिया गया है। और ये आपका 8वीं अनुसूची में मिल जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी बात का गूढ़ रहस्य यानी कि महत्वपूर्ण रहस्य। मर्मज्ञ, सुविज्ञ, विद्वान या फिर निर्गुण। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला होता है मर्मज्ञ। यह आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? त्यागपत्र उपन्यास के यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय या फिर उपेंद्रनाथ अस्क। तो त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार ये आपके जैनेन्द्र हैं। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस उपन्यास में उन्होंने स्त्री का विद्रोही चरित्र यानी कि स्त्री का विद्रोही व्यक्तित्व दर्शाया है। स्त्री का विद्रोही व्यक्तित्व इन्होंने इसमें दर्शाया है। और इनके कुछ उपन्यास हैं जो मेन है, आप देख लीजिएगा। उसमें झूठा सच, ये सभी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, ये इनके कुछ मेन है। और ये अज्ञेय के, आपको अज्ञेय के भी बताए देते हैं। इनका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनके बारे में बताए देते हैं। इनके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो शेखर एक जीवनी, ये देख लीजिएगा। शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, ये इनके प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। 7 कांड हैं और इसको तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इसमें सही क्रम पूछा गया है। इसमें सिर्फ 4 कांड ही दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सुंदरकांड, अयोध्याकांड, बालकांड, लंकाकांड। अगला ऑप्शन बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड। अयोध्याकांड, बालकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड या फिर लंकाकांड, अयोध्याकांड, बालकांड और सुंदरकांड। तो जो कांड इसमें रामचरितमानस में जो कांड का सही क्रम है वो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकांड, फिर अयोध्याकांड, सुंदरकांड और लंकाकांड। इस ऑप्शन के हिसाब से यही सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी काव्य शास्त्र में रस के कितने अंग हैं? काव्य शास्त्र में रस के अंग पूछे गए हैं। 3, 4, 5 या फिर 6। तो हिंदी काव्य शास्त्र में रस के कुल 4 अंग हैं। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो ये रस के 4 अंग दिए गए हैं सामने आपके, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के प्रमुख जो अंग हैं वो दिए गए हैं। और जो आपका स्थायी भाव है यही प्रमुख होता है, यानी कि प्रधान भाव होता है। ये रस का प्रधान भाव होता है और यही रस का आधार भी स्थायी भाव ही होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? हरिश्चंद्र मैगजीन का कानपुर से, मिर्जापुर से, बनारस से या फिर लखनऊ से? तो हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन ये हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन ये बनारस से हुआ आपकी। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कब हुआ? 1873 में। और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने ही एक और पत्रिका निकाली थी, कवि वचन सुधा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, कवि वचन सुधा। और इसका संपादन हुआ था 1868 में। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसका 1868 में। और हरिश्चंद्र मैगजीन का 1873 में बनारस से हुआ था। और कवि वचन सुधा का काशी से हुआ था। आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। मिर्जापुर से आपको पिछली क्लास में बताया गया था हुआ था, तो ये आनंद कादम्बिनी का हुआ था मिर्जापुर से। और कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका का हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो कवियों का कवि ये शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य संग्रह जो इनके हैं वो नोट कर लीजिएगा। बात बोलेगी, सुकून की तलाश। तो इनके प्रमुख काव्य संग्रह बात बोलेगी, सुकून की तलाश और काल तुमसे होड़ है मेरी, ये हैं। इनको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालव्य, दंत या फिर दंत और ओष्ठ? जा वर्ण का उच्चारण स्थान, तो ये आपका तालव्य हो जाएगा। तालु से जा वर्ण बोला जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दंतोष्ठ से वा और फा बोले जाते हैं। वा और फा, दंतोष्ठ यानी कि दंत और ओष्ठ से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का क्या भावार्थ है? अजान और सुजान के साथ सदैव लाभ मिलता है। भोला भाला ज्ञानी समझदार नुकसान कराता है। मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर नुकसान कराता है। तो अजान सुजान सदा कल्याण, यानी कि मूर्ख और ज्ञानी दोनों का कल्याण हो, यानी दोनों मजे में रहें। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इस लोकोक्ति का भाव यही है, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात। तो पूछा गया है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ये पंक्तियों में कवि ने दो लोगों के बीच में प्रेम का वर्णन किया, यानी कि वो लोग कई लोगों के बीच में बैठे हैं और आपस में आंखों ही आंखों में बातें कर लेते हैं और किसी को पता नहीं चलता है। कहत नटत रीझत खिजत, यानी कि आंखों ही आंखों में रूठते हैं, मनाते हैं, खिल जाते हैं, शर्मा जाते हैं। भरे भौन में करत हैं नैनन ही सब बात, यानी कि नैनों में ही सारी बातें कर लेते हैं। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, रौद्र श्रृंगार या फिर रौद्र रस या फिर बीभत्स रस? तो जहाँ पर दो लोगों के प्रेम की बात की जाए, नायक नायिका का, प्रेमी प्रेमिका का जहाँ पर वर्णन होता है प्रेम का, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम है? ऊंट, काठ, दुग्ध या काम? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है? तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दुग्ध शब्द तत्सम का है।
और ऊंट का तत्सम होगा उष्ट्र। उष्ट्र काठ का होगा काष्ठ और काम का कार्य। बाकी ये तीनों तद्भव शब्द हैं और दुग्ध का तद्भव होगा दूध। तो इनको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आपसे बार बार कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। आपको बताया गया था पिछली क्लास में, जिन्होंने भी अभी पिछली क्लास नहीं देखी है वो जरूर देख लीजिए। उसमें बताया गया था कि योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं। तो योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो जिनमें से कोई तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि योग रूढ़ यानी कि वे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं। चलिए देखते हैं इनमें कौन सा शब्द विशेष अर्थ बताता है। आकाश, गजानन, विद्यालय, दूध वाला। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गजानन, यानी कि गज प्लस आनंद अर्थात गणेश जी। तो ये जो गणेश है ये आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वर्णों का समूह क्या कहलाता है। वर्णों का समूह शब्द, वाक्य, वर्णमाला या फिर अनुस्वार। तो जो वर्णों का समूह होता है वो वर्णमाला कहलाता है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मुहावरा पूछा गया है, कन्नी काटना का क्या अर्थ है। कन्नी काटना मौका देखना, कान काटना, पतंग काटना या फिर बचकर निकलना। तो कन्नी काटना का अर्थ होता है बचकर निकलना। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऐसा पुष्प जो अभी तक विकसित ना हुआ हो। कांस, बौर, मुकुल या फिर मंजरी। तो जो अभी विकसित नहीं हुआ है उसको मुकुल कहते हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, खरोष्ठी या फिर गुरुमुखी। आपको बता देते हैं ब्राह्मी लिपि ये सबसे पुरानी लिपि है। सबसे पुरानी लिपि। संस्कृत के कुछ शब्द ब्राह्मी लिपि से लिए गए हैं और देवनागरी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से ही ली गई है। तो ये सबसे पुरानी लिपि है। देवनागरी लिपि ये इससे हिंदी ली गई है, यानी हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। और गुरुमुखी ये पंजाबी भाषा की लिपि है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर हिंदी भाषा पूछी जाती तो वो देवनागरी होता, लेकिन पंजाबी पूछी जा रही है तो वो गुरुमुखी है। आगे बढ़ते हैं। प्रिय वस्तु के नाश के कारण उत्पन्न होने वाले चित्त की व्याकुलता क्या कहलाती है। यानी कोई बहुत ज़्यादा प्रिय वस्तु है उसके खत्म होने के कारण जो मन में भाव उठते हैं उसको क्या कहलाते हैं। रौद्र रस, भयानक रस, करुण रस या फिर अद्भुत रस। तो ये आपका करुण रस हो जाएगा। उन भावों को करुण रस कहते हैं, यानी शोक। इसका स्थायी भाव हो जाएगा शोक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत निकट आना के लिए मुहावरा। बहुत निकट आना अव्वल आना, तोता रटंत, पास आना या फिर सिर पर आना। तो ये बहुत निकट आना के लिए मुहावरे का हो जाएगा ये सर पर आना। इसके लिए जो मुहावरा हो जाएगा वो सर पर आना, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लाघव शब्द का विपरीतार्थक क्या है। लाघव का विपरीतार्थक विस्तार, संक्षेप, लंबा या फिर दीर्घकालीन। दीर्घकालीन का हो जाएगा अल्पकालीन। अल्पकालीन हो जाएगा ये दीर्घकालीन का। लंबा का छोटा। और लाघव का विपरीतार्थक हो जाएगा विस्तार। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लाघव का अर्थ होता है लघु यानी छोटा। तो इसका ये हो जाएगा विस्तार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। साखी का तत्सम रूप। साखी का सप्तपदी, साक्षी, सरस्वती या फिर सखी। तो साखी का तत्सम हो जाएगा साक्षी। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में जरूर आते हैं, इसलिए इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।
दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाती, दात्र, दात्री या फिर धात्री। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग ये हो जाएगा दात्री। ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है दात्री। आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी? श्रृंगार को रसराज की, रसराज यानी कि रसों का राजा, इसको रसपति भी कहते हैं। रसपति भी कहा जाता है श्रृंगार रस को। और ये किसने कहा है? तो ये भरत मुनि ने कहा है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भरत मुनि ने ही श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चड़क का तत्सम शब्द, चड़क का तत्सम शब्द क्या है? खीर, चावल, चना या फिर पलंग। चड़क यानी कि चना। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चना ये चड़क। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इसमें भगवान कृष्ण का अपने मित्र सुदामा के प्रति प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। यानी कि सुदामा की दीन दशा को देखकर भगवान कृष्ण इस तरह से रोए हैं कि उन्होंने पानी की परात को हाथ भी नहीं लगाया है और अपने आंसुओं से ही उनके पैरों को धुला है। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार, रौद्र रस, करुण रस या फिर शांत रस। तो इन पंक्तियों में ये आपका वियोग श्रृंगार हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बता दें कि करुण रस वहां पर प्रयोग होता है जहां पर बिछड़ कर दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं रह जाती है और इसका स्थायी भाव होता है शोक। यानी कि वो इंसान या वो चीज आपको दोबारा अब कभी नहीं मिल सकती, वहां पर हो जाएगा करुण रस। और वियोग श्रृंगार वो होता है जहां पर बिछड़ कर पुनः मिलने की उम्मीद होती है। जहां पर पुनः मिलने की उम्मीद होती है वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर किसी को भी किसी प्रश्न में कोई भी समस्या आए, कोई दिक्कत हो, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी समस्या को निदान किया जाएगा। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।